गरीबी को दूर करने के उपाय। Means to remove poverty। गरीबी को दूर करने के उपाय। गरीबी कैसे दूर किया जाए या कौन इसके लिए प्रयास करेगा, कैसे काम होगा ये बात। गरीबी कौन दूर कर सकता है? गरीबी को दूर करने का प्रयास किसका है? सरकार। आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की, गरीबी दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की। नहीं सब देखिए, ये जब आप आंसर समझिए भैया, ये जब आप आंसर लिखिए तो इसको 3 एंगल पे बैठाइए। ये जो प्रयास करना है 3 लोगों को प्रयास करना है। उपाय आपके प्रयास अगर हम बात करेंगे तो ये प्रयास 3 स्तर पर। पहला होगा वैयक्तिक प्रयास। वैयक्तिक प्रयास का मतलब होता है इंडिविजुअल एफर्ट। जो गरीब है, जो गरीब परिवार है, वो प्रयास करे आगे बढ़ाने का कि हमारी अपनी गरीबी। इंडिविजुअल एफर्ट सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, इंडिविजुअल। हम या किताब में अगर आप चाहे जितनी किताबें उठा के देख लीजिए, वहाँ गरीबी को दूर करने का प्रयास में सीधे सरकार का प्रयास, सीधे सरकार का प्रयास। आपका आंसर पूरा नहीं होगा मैं इसमें। सबसे पहले आप लिखिए इंडिविजुअल एफर्ट, वैयक्तिक प्रयास। आपको क्या प्रयास करना है, कैसे वो व्यक्ति कार्य करेगा, क्या वह व्यक्ति कार्य करेगा। सरकार बहुत सारे संसाधन दे रही है, लेकिन उन संसाधनों का सही प्रयोग नहीं हो रहा। जैसे गाँवों में अक्सर मैंने देखा, तबीयत खराब हुई, दवा ले आए नहीं खाए, कहीं कौन पैसा लागल हमारा गाँव में देखा कहीं कौन हमारा पैसा लागल बहा दिया, दवाई बात खत्म हो गई। अरे भाई सर, आपका पैसा नहीं लगा है तो सरकार का तो पैसा लगा है। सरकार का पैसा कहीं पलट के आप ही का तो पैसा है। इंडिविजुअल एफर्ट द फर्स्ट, ये बात आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रयास होता है संस्थागत प्रयास। संस्थागत प्रयास में एनजीओ की भूमिका ली जाती है। आज हमारे समाज में बहुत सारी एनजीओ हैं और वो एनजीओ आम आदमी के भलाई के लिए निरंतर प्रयास है, अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो सरकारी एनजीओ हो चाहे वह गैर सरकारी एनजीओ। अभी आपको पता है कि एक हमारे यहाँ कुछ पहले जो है एक हमारे एनजीओ के प्रमुख व्यक्ति थे, उनको नोबेल प्राइज मिला। वो बता दें मुझे नाम कि कौन से एनजीओ के मालिक को भारत में नोबेल प्राइज मिला। नोबेल का पीस, शांति का नोबेल पुरस्कार। आ जाइए, आपकी अपनी क्लास है, आना जाना फ्री है। बताइए, शांति का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? मतलब आप लोगों को नोबेल पुरस्कार नहीं पता कि भारत में किसी नोबेल पुरस्कार मिला है? आप लोगों ने क्या जवाब दिया आपने? रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर का नोबेल दिया गया था, साहित्य का नोबेल दिया गया था गीतांजलि किताब पे। और हमने किसका पूछा? शांति। मदर टेरेसा। एक जवाब आपका सही है, लेकिन भारतीय मूल के नहीं है, यानी अभी भी आप गलत हैं।
आपका जवाब होना चाहिए कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी और उनके साथ एक पाकिस्तानी बालिका मलाला यूसुफज़ई, इन दोनों को एक साथ नोबेल मिला था। यानी आपको मलाला का नाम पता है, कैलाश सत्यार्थी का नाम नहीं पता है, क्योंकि मलाला बालिका थी तो आप बालिका होने के नाते उनका नाम तैयार कर लिए। मतलब आप पक्षपात करती हैं, आप पक्षपात करती हैं, मैं समझ गया। हाँ, याद रखिए कैलाश सत्यार्थी बच्चों के लिए काम करते थे। उनके एनजीओ का नाम ही है बचपन, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का। तो अब ऐसे भी व्यक्ति थे। यानी यहाँ पर हम व्यक्तिगत प्रयास की बात करेंगे, यहाँ पर हम संस्थागत प्रयास की बात करेंगे। इनकी दोनों की भूमिकाएं मानेंगे, तब जाकर के तीसरी भूमिका होती है सरकार की भूमिका। सरकार का दायित्व। हम केवल एक पार्ट पढ़ते हैं, एक पार्ट पढ़ने से आपका पूरा आंसर नहीं। अब दूसरी ओर देखिए, जो सरकार का रोल है, सरकार का रोल, इसके लिए सरकार कितने प्रकार के काम करेगी, इसको आपको देखना होगा कि कहां पर क्या प्रावधान है। जैसे अगर हम गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के प्रयास की बात करें तो पहला ढूंढेंगे, देखेंगे कहीं पर है व्यवस्था कि नहीं। हर एक आंसर को इसी एंगल से आप देखिए। पहला देखिए, सांविधिक प्रयास। क्या इस विषय में संविधान में कहीं पर कुछ उल्लेख है? क्या है भाई? तो गरीबी को दूर करने के लिए आरक्षण दे दो। चलिए एक बात आगे, तो हम क्या ढूंढेंगे? सांविधिक प्रयास। कि क्या कोई संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है या संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है? ये केवल गरीबी को लेकर मत पढ़िए, किसी भी विषय को लेकर पढ़िए। किसी भी भारत की कोई भी समस्या हो, व्यक्तिगत प्रयास, संस्थागत प्रयास, सरकारी प्रयास, तीन ढूंढिए। फिर सरकारी प्रयास में ढूंढिए सांविधिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर देखिए विधिक, क्या इसके लिए कानून बना करके कुछ का उपाय किया गया है? तो विधिक देखिए, एक्ट या कानून बना करके कोई प्रावधान किया गया है? एक्ट वाला देखिए आप। जैसे आप गरीबी की बात करिए तो भाई खाद्यान्नापूर्ति, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा अधिनियम पारित किया गया है कि नहीं किया गया है? यानी बताने के लिए आपको प्रयास करते। फिर इसके बाद देखिए विभागीय प्रयास, डिपार्टमेंटल एफर्ट। विभाग की स्थापना करके इसके लिए क्या किया जा रहा है? भी है, आप बात कर सकते हो भाई। अभ्युदय योजना की बात आपने अच्छी बात की है कि आप अभ्युदय योजना के लाभार्थी, तो आप उसका भुगतान कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो विभागीय प्रयास में बात करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे योजनागत प्रयास। योजनागत प्रयास या कार्यक्रम, यानी ये क्या चलाया जा रहा है? कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा है? कोई योजनाएं चल रही कि नहीं चल रही? जो भी आपकी है, जितने, एक एंगल में बता दे रहा हूँ, ये एक समझाने का मेरा अपना तरीका है, इसको बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, ये सारे एंगल आप सर्च करें। ये आप देखिए कि भाई इसके लिए क्या हो रहा है। भाई मान लीजिए क्वेश्चन आपसे आता है, भारत में अनुसूचित जाति कल्याण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास। अब आप देखिए कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए भारत में सरकारी प्रयास कौन कौन से हो रहे हैं। तो पहला ढूंढिए, क्या कोई सांविधिक प्रयास है? बिल्कुल है। फिर देखिए क्या कोई विधिक प्रयास है? बिल्कुल है। फिर देखिए क्या कोई विभागीय प्रयास है? बिल्कुल है। फिर देखिए कार्यक्रम योजनाएं हैं। यानी कोई भी आंसर आपका हो, एंगल आप लीजिए। एक्सपर्ट या टीचर आपको वो तरीका बताता है। दूसरी चीज ये बिल्कुल समझ लीजिएगा, हमारे यहाँ फिर बात मैं करूँगा क्योंकि मैं भी यहीं से हूँ, कि ये कहावत कही जाती है कि अपने मरे स्वर्ग दिखाई। जब आदमी खुद मरता है तभी स्वर्ग देखता है। हमारे केवल पढ़ाने से नहीं आप पास हो, हम चाहे जितना बढ़िया पढ़ा, या मान लीजिए हम अच्छा नहीं पढ़ाते, दूसरा कोई आएगा बढ़िया पढ़ाएगा, वो भी चाहे जितना पढ़ा ले।
पास आप तब होंगे जब आप मेहनत करेंगे, जब आप लिखेंगे, जब आप तैयार करेंगे, जब आप कंटेंट डेवलप करेंगे। हम केवल आपको तरीका बताएंगे। जैसे लोग बड़े अच्छे से पूछते भैया ये सड़क कहाँ जाती है, तो सीधा सा जवाब होना चाहिए सड़क कहीं नहीं जाती, सड़क वहीं जाती है, जाता इंसान है। सड़क कहीं जाती है तो बताइए मुझे, आज तक कहीं गई हो? कभी कहीं गई सड़क? अगर गई हो तो बताइए भाई मुझे, हम भी जब देखे जरा कौन सी सड़क कहीं जाती है। सड़क वहीं जाती है, टीचर वहीं रहेगा। आप यहाँ पढ़ रहे हैं इस साल, आप सफल हो जाएंगे, अगली बार नया बच्चा है, हम मिलेंगे या कोई दूसरा मिलेगा। आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करना है। कैसे करना है, कितना करना है, क्या करना चाहते हो, कितना आप हमसे एक्सप्लोर कर सकते हो कर लीजिए। हमारी क्षमता होगी तो हम आपको जरूर देंगे, बिल्कुल देंगे आपको। और नहीं होगी तो हम आपको मना भी करके बताएंगे भाई इससे बाहर हमारा नहीं आता। लेकिन आप पहले वहां तक पहुंचे, हो सकता है कि हम उससे बाहर ना जाए, आप उससे बाहर ही नहीं जाते। तो यानी ये एंगल आपको सर्च करना होता है कि हम किसका प्यार। तो चाहे गरीबी की बात करेंगे तो भी यहाँ पर हम 3 एंगल को लेकर के बात करेंगे, वैयक्तिक प्रयास, संस्थागत प्रयास और सामाजिक। अब इसके बाद कुछ शीर्षक, कुछ हेडिंग लिखिएगा। गरीबी को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। फॉलोइंग्स आर द रेमेडीज to solve the to remove the poverty. पहला, रोजगार के अवसर में वृद्धि, इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सीधी सी बात भाई, रोजगार बढ़ाओ। रोजगार के अवसर में वृद्धि, इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार बढ़ा दीजिए। लोग अगर रोजगार में आ जाएंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। पहला प्रयास तो आपका सिंपल सा है, सबसे पहला प्रयास। इंडिविजुअल एफर्ट की बात हो, संस्थागत एफर्ट की बात हो या सरकार के एफर्ट की बात हो, रोजगार बढ़ाइए। अगर रोजगार आपने बढ़ा दिया तो भाई गरीबी दूर हो गई। दूसरा प्रयास लिखिए, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। अच्छा एक जवाब बताइए, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है? अरे जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ रही है कि घट रही है, ये हम किससे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर। और भविष्य में बढ़ेगा घटेगा इसको कैसे पता करेंगे? देखिए, जनगणना पिछला आंकड़ा बताएगी। जनगणना जो आपको पिछला आंकड़ा बताएगी, अगला आने वाला आंकड़ा नहीं बताएगी। तो एक आपका यहाँ पर होता है बर्थ रेट, और इसके आबलिक में इसकी दूसरी जगह होता है डेथ। ये आपको पिछले आंकड़े। लेकिन भविष्य में क्या होगा, इसके लिए आपका होता है TFR, टोटल फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी रेट से हम आगे बताते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है, अगर हमें जनसंख्या को स्थिर करना है तो TFR रेट कितना होना चाहिए? अगर TFR रेट 2 है तो इसका मतलब बनता है जनसंख्या है। अगर TFR रेट 2.1 है, 2.2 है या 2.3 है, जो भी है, इसका मतलब बनता है जनसंख्या बढ़ गई है। और अगर TFR रेट इससे कम हो गई, 1.9 हो गई, इसका मतलब बनता है कि आने वाले समय में उस देश की जनसंख्या। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको क्या करना भाई, जनसंख्या वृद्धि दर यानी TFR को कम करना है। भारत की जो TFR रेट है या किसी भी देश की जो TFR रेट है, अगर हम जनसंख्या को घटाना चाहते हैं तो उसे कम करना है। तीसरा पॉइंट लिखिए, नंबर 3, कृषि का विकास। कृषि का विकास भी करिए, क्योंकि भाई रोजगार, नौकरी
हम बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन अगर कृषि का विकास कर दिए तो फिर बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। तो कृषि का विकास, अगला पॉइंट, उत्पादन तकनीक में परिवर्तन, चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अगला पॉइंट, कीमत स्तर में स्थिरता, कीमत स्तर में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। गरीबी का एक बहुत बड़ा कारक है। जब तक गरीब कुछ पैसा कमा कर किसी लेवल पे पहुंचने वाला होता है, मूल्य और बढ़ गया। कोई गरीब ने बड़ा अनुमान लगाया कि चलो भाई हम इस दीपावली में 2 ग्राम सोने का ये सामान खरीदेंगे। पहले सोने का दाम था, मतलब मान लीजिए 2 ग्राम का दाम 16,000 रुपये था। अब पता चला कि 26,000 हो गया है। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो कीमत स्तर में जब वृद्धि हो जाएगी तो बड़ा दिक्कत है। ये गरीबी को और बढ़ाए रखता है। इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना। प्राइस इन्फ्लेशन जब फ्लक्चुएट करती है या इंक्रीज करती है तो बहुत दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीबी की होती है। मूल्य का प्रभाव गरीबों पर ही सबसे ज़्यादा होता है, ये बात बिल्कुल है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, व्यय के साधनों, बचत के साधनों को बढ़ावा। ये सिंपल सी तो बचत को बढ़ावा, इंक्रीज ऑफ सेविंग्स, इंक्रीज ऑफ सेविंग्स। एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी शुरुआत में जब क्लास देना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि एक कॉन्सेप्ट अभी आपको रूट करके जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोफेसर कीन्स का। कीन्स का नाम सुना आप लोगों? आपने J.M. कीन्स, कुछ बता दीजिए मुझे इनके बारे में, कुछ भी बता दीजिए इनके बारे में, क्या सुना है आपको? कुछ भी, कोई इनका सिद्धांत, कोई इनकी थ्योरी? भाई समझिएगा, J.M. कीन्स इतने बड़े विद्वान हैं कि आज के डेट में अर्थशास्त्र का 40% सिद्धांत केवल J.M. कीन्स ने दिया। मतलब पूरे विद्वानों में से एक तरफ 40% लेकर के वो खाली अकेले हैं। इतने बड़े विद्वान हैं J.M. कीन्स। दूसरी बात, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स से जुड़े रहे हैं और बहुत अच्छे रहे हैं, J.M. कीन्स के बारे में कहा जाता है कि वो इकोनॉमिक्स से ही सिविल सर्विसेज परीक्षा देते थे और हर बार फेल होते थे और इकोनॉमिक्स में ही फेल होते। उसके पीछे कारण यह था कि वो पिछले विद्वानों का कॉन्सेप्ट नहीं लिखते थे, वो अपना कॉन्सेप्ट लिख करके आते थे और विद्वान पिछला कॉन्सेप्ट ढूंढते थे। तो J.M. कीन्स साहब थे बहुत बड़े विद्वान, बात नहीं ठीक है। तो यानी आगे बात करते हैं, समझिए कि एक कॉन्सेप्ट आता है y = C+I। ये जीवन का बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिसने इसको सीख लिया वो सफल है। E = कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। यील्ड माने आय, कंजम्पशन माने उपभोग और इन्वेस्टमेंट माने बचत या विनियोग। विनियोग यानी जो आप पैसा कमाते हो, आय करते हो, उसको आप 2 भागों में लगाते हो। एक तो उपभोग करते हो आप, और दूसरा क्या करते हो? बचत करते हो। और कुछ कोई नहीं करता, या तो खर्च करेगा और या तो बचत। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कहोगे दान देगा तो भी तो खर्च हो गया, गिरा देगा, फूंक देगा। आजकल तो नोट फूंकने की भी परंपरा चली है बहुत ज़्यादा। जब छापा पड़ गई तो नोट फूंक दिया जा रहा है। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा है? ये आप कहेंगे मनी थोड़ी फ्लैश होती, मनी तो बेटा वही होती है। तो चलिए, तो यानी उपभोग करते हैं या बचत करते हैं? बात समझ आ रही है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जब आप
अमीर बनना चाहते हो तो आपके पास यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? अपने खर्चे को घटाइए और अपने बचत को। अब आपने जो कॉन्सेप्ट दिया था पूंजी निर्माण, वो यहाँ पे आके भाग क्या आएगा? तब जब आप बचत करोगे तो पैसा जो जमा करोगे आपके लिए पूंजी के रूप में खड़ा होगा, जिसे आप कैपिटल, उसे आप क्या कहोगे? कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो y=c+i यही पर करना है। दूसरी बात करिए, जब आपका बचत बढ़ेगा, ये बचत क्या करेगा? आपकी आय को बढ़ाएगा। आपकी आय बढ़ेगी तो बचत आपकी और बढ़ेगी, बचत और बढ़ेगी तो फिर आय और बढ़ेगी, वो मल्टीपल होगा। इसीलिए यहाँ पर बात आता है कि बचत को बढ़ावा यानी पूंजी निर्माण, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पर हमें आपको डेली काम करना चाहिए। अगला लिखिएगा, कर प्रणाली में सुधार। कर प्रणाली, माना कि हमारी आवाज खराब है, कर प्रणाली में सुधार, टैक्सेशन रिफॉर्म। अब आपको तो टैक्स रिफॉर्म से गरीबों का क्या लेना देना है? तो थोड़ा सा टैक्सेशन आपको पढ़ना भी है, आगे पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, यहाँ मैं जा रहा हूँ। इंडिया में जो कर प्रणाली है, अगर केवल कर प्रणाली की बात करें, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है, और डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। अब अगर इनडायरेक्ट टैक्स को आपने बढ़ा दिया, इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। सिंपल सी बात आप समझ, अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, उसका प्रभाव क्या होगा? वस्तुएं आपकी महंगी। अब जब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो जो गरीब है वो उसको उपभोग करने के स्तर पर नहीं होगा। तो प्रयास क्या करना चाहिए कि भाई इसे कम करिए, इसकी जगह क्या बढ़ा दीजिए? डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दीजिए। अब जब आप डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दोगे तो अमीर के ऊपर टैक्स लगेगा, उसकी कंजम्पशन करने की प्रवृत्ति घटेगी, इससे क्या होगा? समाज में समरूपता है। तो भारत की एक बड़ी समस्या है कि कैसा टैक्स प्रणाली रखा जाए, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जाए कि इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट, एक क्वेश्चन आपका वनडे में, एसएससी में या इस तरह के एग्जाम में या आरओ के एग्जाम में बराबर आता है। प्रत्यक्ष कर बढ़ाने से मुद्रास्फीति अब दो ही होगा, आधे लोग जवाब दे दीजिए बढ़ेगा, आधे लोग जवाब दीजिए घटेगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। लेकिन सही जवाब है कि प्रत्यक्ष कर बढ़ाने से मुद्रास्फीति घटेगी और अप्रत्यक्ष कर बढ़ाने से मुद्रास्फीति। एक सीधा सा लाइन आप याद करिए, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो भाई यहाँ पर हम डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि कर प्रणाली में सुधार करिए, टैक्सेशन रिफॉर्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट हो गया आपका ये। प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। पीडीएस क्या होता है? पीडीएस होता है एक प्रणाली बनाई थी जिसमें जो न्यूनतम व्यक्ति होते हैं मतलब उनके पहुँच तक वस्तुएं दी जाती हैं,
मतलब वितरित की जाती है। कैसे? इट्स लाइक अभी NFS से मैं आया था खाद्य रसद विभाग। सिंपल सी बात समझिएगा, पीडीएस की जब हम बात करेंगे तो पीडीएस माने हो रहा है राशन कोटा जो बढ़ता है। यस सर। आजादी के बाद से ही पीडीएस शुरू हुआ था, उसके बाद टीपीडीएस आया। आज हम टीपीडीएस की बात करें, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब व्यक्तियों को उनकी जरूरत की सामान उपलब्ध कराया जाए, यही पीडीएस सिस्टम है। ये बहुत जरूरी होता है कि हमारी पीडीएस सिस्टम को मेंटेन करके रखा जाए, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए और सरकार उसको सही दाम पर हमको प्रोवाइड करे। अगला लिखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, इंक्रीज द टेक्निकल ऑब्लिक प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा या तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, जो भी आप फिर लिखिए, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल। सरकार को चाहिए कि जो बैकवर्ड एरिया है उनके विकास की बात करें। इन्फोर्समेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल, इन्फोर्समेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। जो बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ा क्षेत्र है, उनको विकास की बात किया जाए। कैसे पिछड़े क्षेत्र, बताइए भाई, कैसे पिछड़े क्षेत्र? सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड। भारत में जो बात करनी है, किसी भी देश में जो बात करनी है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की बात करें, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात करें। हमारा बहुत सा समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा है, हमारा बहुत सा समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा है, और उनके विकास पर हमें बल देने की बात करनी है, ताकि उनको हम आगे बढ़ा पाए, उनको हम आगे बढ़ा पाए। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बढ़ाने की बात करनी है, उनको आगे करने की बात आई है। तो सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की बात करनी है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन के, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम का निर्माण, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एबॉलिशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम का निर्माण। कितने हो गए? बस बहुत है, 8-10 पॉइंट आपके लिए बहुत है, क्योंकि ये क्वेश्चन 125 वर्ड में आएगा। 10 पॉइंट आप लिख लेंगे तो आप 125 वर्ड पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई गरीबी को आपने दूर कर लिया, गरीबी दूर हो गई, पढ़ाने से नहीं होगी, करने से होगी। हमने केवल पढ़ा दिया, ठीक। अब चलिए इसका दूसरा एंगल बात करते हैं, जो आज की क्लास का सेकंड एंगल। सेकंड एंगल हमारा है बेरोजगारी। रनिंग डालती है बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। सिंपली ये है क्या, पहले ये जानना है। ये कुछ ऐसा शब्द है, यहाँ भी वही कहानी है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कोई व्यक्ति रोजगार में है या नहीं। तो इसके लिए जो भारत में परिभाषा आती है
वो दैनिक स्तर की परिभाषा है, साप्ताहिक स्तर की परिभाषा है, मासिक स्तर की परिभाषा है, वार्षिक स्तर की परिभाषा है, अलग अलग यहाँ पर भी परिभाषा है। जैसे साप्ताहिक स्तर की परिभाषा है कि अगर कोई व्यक्ति सप्ताह के किसी भी दिन 1 घंटे भी उत्पादक कार्यों में लग जाता है तो वह रोजगार में। अब भाई सर ये कौन सा रोजगार है? रोजगार में कितने दिन रहा है सप्ताह में? 1 दिन, केवल 1 घंटा, लेकिन वो बेरोजगार नहीं माना जाए। अब कैसे फिर माना जाएगा? दैनिक आधार पर कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक वाला काम करता तो रोजगार में है। वार्षिक स्तर पे कहा जाता है कि 182 दिन से ज्यादा काम में है तो रोजगार में है। लेकिन इतने से काम करके उसके परिवार का उचित भरण पोषण तो नहीं हो सकता ना, तो फिर बेरोजगार कैसे बात किया जाए? बेरोजगारी जो आपका एक टॉपिक है, वो प्री में जो क्वेश्चन आता है वहाँ एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, बेरोजगारी के प्रकार। तो मैं प्रयास करूँगा कि उसी टॉपिक को लेकर के हम ज़्यादा बात करें। दूसरा क्वेश्चन मेंस का आएगा कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय प्रयास क्या है, उस पर हम बात करें, ताकि हम लोग उत्पादक बात, प्रोडक्टिव बात करें, जहाँ से आपके एंगल से क्वेश्चन बनता है हम उन्हीं पर बात। अनावश्यक वार्तालाप और कहानी तो बहुत ज़्यादा सुनना है, इतना है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, केवल मूल पे करना। तो जरा लिखिएगा एक लाइन, बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति किसी भी उत्पादक कार्य में संलग्न न होकर न होता है तो उसे बेरोजगार कहते हैं। When a person is not engaged in any productive work, he is known as unemployed. बेरोजगारी का आकलन देखिएगा, बेरोजगारी का आकलन अवसर के आधार पर किया जाता है। बेरोजगारी का आकलन अवसर के आधार पर किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड या एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी बेरोजगारी का कुछ अवसर होता है। अपॉर्चुनिटी। अब जैसे आप बात करिए कि गांव में बेरोजगारी ज्यादा है कि शहरों में? शहरों में। बताइए भाई, गांव में? हर जगह ज्यादा कहा है? विवाद हो गया। अब अगर ज्यादा देर छेड़ देंगे तो यहाँ युद्ध हो जाएगा। विवाद से युद्ध होता है। अब समझिएगा, गांव में बेरोजगारी है, लेकिन वो कैसी बेरोजगारी है? दिखती नहीं, छिपी बेरोजगारी, क्योंकि जरूरत नहीं। गांव में लोगों के पास गांव में बेरोजगारी है, गांव में लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन वो दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी से रोजगार मांगने तो अगर आपको बेरोजगारी की बात वास्तव पता करनी है तो सबसे पहले आप अवसर की बात कि कैसे कहेंगे हम, कैसे पता करेंगे हम कि भाई ये व्यक्ति बेरोजगार है। आप लोगों में से बताना नहीं सर, कुछ लोग ग्रेजुएट पास हैं। जो लोग ग्रेजुएट पास हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं? रोजगार कार्यालय मतलब यहाँ पर है
जब हमारे समय में तो ये ITI के पास में था कार्यालय, उसका वर्तमान में कहाँ पर है, जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अभी भी वही है, उसी कैंपस में लास्ट कोने में, वहाँ पर सड़क के बगल में। अब बताइए जरा, आप बेरोजगारी में दर्जे नहीं, जबकि बेरोजगार हैं। ग्रेजुएशन कर लेने के बाद भी आपके पास इतनी मतलब जरूरत आपने नहीं महसूस किया कि आप एम्प्लॉयमेंट कार्यालय में जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, भैया मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे भी नौकरी दिलाओ। रोजगार मेला लगेगा, कैसे जाओगे उसमें, आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे आप? तो यानी आप रोजगार चाहते ही नहीं हो, मिलेगा कहाँ से? आप तो सरकार को दर्शाना ही नहीं कि हम बेरोजगार है। मुलायम सिंह यादव, हम लोग के समय मुलायम सिंह यादव जी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया था, वो था बेरोजगारी भत्ता। वो लंबी लाइन लगती थी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि आप लोग को पता ही नहीं, किलोमीटर भर लंबी लाइन लगती थी बेरोजगारी भत्ता के लिए। तो भैया पहला चीज ये बनता है कि आप दर्शाइए, आप प्रदर्शित करिए। कैसे प्रदर्शित करोगे? ये अवसर में सबसे पहली होती है इच्छा, कि नौकरी करने की इच्छा है या बेरोजगार तो राहुल गांधी भी है, बेरोजगार तो राहुल गांधी भी है, लेकिन क्या कोई फॉर्म भरा आज तक उन्होंने? बताइए। अब आप कहोगे भाई वो तो सांसद है, तो सांसद कोई अलग बात होती है, लेकिन मतलब हमने केवल एक सामरिक नाम लिया राहुल गांधी जी का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यानी उनके पास इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? विलिंगनेस। भाई विलिंगनेस नहीं तो फिर कैसे माना जाए कि रोजगार चाहते? तो पहली बात होनी चाहिए इच्छा, रोजगार करने की, नौकरी पाने की इच्छा। दूसरी बात आती है योग्यता, क्वालिफिकेशन। इच्छा है, योग्यता नहीं है। अब हम कह दें कि हम नासा के साइंटिस्ट बनेंगे, तो नासा वाला कहेगा तू हमारे यहाँ झाड़ू लगाने के लायक नहीं, नासा की बात होगी भाई, सीधी सी बात है। मुझे याद है हमारे यहाँ के एक बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उस समय तो हुआ करते थे, TN सेशन। मुझे वो न्यूज़पेपर की कटिंग आज भी याद आती है। TN सेशन का मतलब ट्रांसफर हुआ बार्क में डायरेक्टर के पद पर, निदेशक बार्क, बार्क समझते हैं आप लोग? BARC, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर। तो भैया TN सेशन साहब भाभा में निदेशक पद पे गए, तो दूसरे दिन उन्होंने एक लेटर लिखा भारत सरकार को, I know only one work at here, that is to swipe। मैं यहाँ केवल एक ही काम जानता हूँ, झाड़ू लगाना। अगर आप कहें तो मैं उसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तीसरे दिन भारत सरकार ने कहा तुम भैया वापस चले जाओ, तुम्हारा वहाँ काम नहीं। भाई अब बताइए जरा, एक प्रशासनिक व्यक्ति बार्क में क्या करेगा डायरेक्टर बन के? जब उसको न्यूक्लियर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो क्या करेगा वहाँ पर? तो भारत में कई बार प्रशासनिक पदों पे ऐसे नियुक्ति हुई जहाँ पर उसकी योग्यता और क्षमता नहीं है, लेकिन एक IAS को हर जगह भेज दिया जाता है। शुगर मिल का डायरेक्टर, CEO, कहाँ करेगा वहाँ जाकर के? चीनी बनाना जानता है वो, जो प्रोडक्शन वाला है उसको बनाओ ना। आज भी अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ोगे तो एक विभाग आप पढ़ोगे, सामान्य और विशेषज्ञ का विभाग, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का डिस्प्यूट। ये बहुत बड़ा विवाद है भारतीय प्रशासन में। जब आप मेंस लिखोगे तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा गवर्नेंस पढ़ना होगा, तो गवर्नेंस में आपका एक आएगा सामान्य और विशेषज्ञ का विवाद। ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। विशेष स्वास्थ्य की नीतियाँ कौन बनाता है? एक IAS। अच्छा भाई वो कौन सी डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं? इम्प्लीमेंट करता है डायरेक्टर जो MD और MS किया हुआ है। तो कहता है कि स्वास्थ्य के बारे में तुम जानते हो? तो हम कहता नहीं तुम नहीं जानते, तुम बैठो, हम ही जानते हो। जितने स्वास्थ्य सचिव होते कोई आज तक मुझे बता दीजिए कि डॉक्टर हुआ है? गलती से MBBS MD रहा हो, IAS बना होगा तभी बनेगा सचिव, क्योंकि सचिव बनने के लिए पहली योग्यता है कि IAS होना। ये बड़ी सीधी सी बात बताऊंगा आपको जो है एग्जैक्टली। तो यानी यहाँ पर बात आ रही है योग्यता, क्वालिफिकेशन।
इच्छा पहली बात हो गई आपकी, विलिंगनेस पहला बात आपका हो गया कि आपकी इच्छा होनी चाहिए, और दूसरी बात आपके पास। अब बात आती है कि भैया इच्छा भी है, योग्यता भी है, अब क्या होनी चाहिए? क्षमता, कैपेसिटी। क्या होना चाहिए तीसरा? क्षमता। यानी अगर ये तीन बिंदु वो पूरी कर लेगा तब माना जाएगा कि वह रोजगार के लायक है। भाई कोई व्यक्ति चाहे जितना बड़ा रनर हो, चाहे जितना बड़ा धावक हो, चाहे जितना बड़ा वेट लिफ्टर हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, यूपी पुलिस की परीक्षा किस उम्र के बाद दे सकता है? मिनिमम एज है ना कि नहीं है? 17 है। आईएएस की परीक्षा किस मिनिमम एज के बाद दे सकता है? अब कोई 20 साल की उम्र चाहे जितना बड़ा योग्य हो जाए, और भारत सरकार से कहने में आईएएस बनूंगा, बना देगी भारत सरकार? नहीं, कई एक साल उसके इंतजार हो। पीएचडी करा देगी, ग्रेजुएशन करा देगी, एमएससी करा देगी, सब कुछ करा देगी, लेकिन आईएएस की परीक्षा नहीं। तो यानी ये तीन बातें इस मूल में याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट के। अगर ये तीन बातें होंगी तब आप आगे एम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे। वो क्या रहा है आज की डेट में? ना योग्यता है, ना क्षमता है, ना इच्छा है। फार्म भर देते घर वालों का चक्कर में, घर वाले क्योंकि पीछे पड़े जाते, भाई यूपी फार्म आया भर दो, क्योंकि उन्होंने भी फेसबुक पे इंस्टॉल करके देख लिया है। घर वालों को भी तो आजकल खबर लगी जाती है, खान साहब कहीं भी बता ही देते हैं, मतलब खान साहब जैसे बहुत सारे लोग। तो भैया ये बात आती है आपकी कौन सी बात? रोजगार। तो रोजगार के लिए तीन बेसिक चीजें आपको क्या क्या चाहिए? इच्छा, योग्यता, क्षमता। अब अगर इन तीनों चीजें हैं उसके पास, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती है, तब वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार। अब लाइन लीजिए, इन तीनों की उपलब्धता के बाद भी, इन तीनों की उपलब्धता के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है तो वह बेरोजगार कहलाएगा। यानी तब जाकर के वह क्या कहलाएगा? बेरोजगार। अब लिखिएगा, बेरोजगारी का मापन किस आधार पर कैसे किया जाए कि भाई हम किसी को बेरोजगार हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या बेरोजगारी का निर्धारण भी कर सकते हैं, इसको मापन भी कर सकते हैं। तो पहला लिखिए, साप्ताहिक बेरोजगारी, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई व्यक्ति सप्ताह के एक दिन भी, सप्ताह के एक दिन एक घंटे का भी काम ना पाए, तो उसे बेरोजगार कहते हैं। यानी सबसे जो अच्छा परिभाषा माना जाता है वो यही बात है कि हम किस आधार पर बेरोजगारी निकालें? साप्ताहिक आधार। साप्ताहिक आधार पर क्या है कि सप्ताह में एक दिन, और एक दिन में कितना? केवल 1 घंटे। अगर वह रोजगार में आ गया, क्लियर? बताए भाई। अब दूसरा लिखिए, दैनिक बेरोजगार, डेली अनएम्प्लॉयमेंट। दैनिक बेरोजगारी का आकलन प्रतिदिन के कार्यों के आधार पर किया जाता है। ड्यूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेली वर्क,
दैनिक बेरोजगारी का आकलन प्रतिदिन के कार्यों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब लिखिए सामान्य बेरोजगारी। सामान्य बेरोजगारी, आवलिक वार्षिक बेरोजगारी, एनुअल, नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट या जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, आवलिक एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट, वार्षिक। ठीक, तो भैया वार्षिक में क्या है? यदि कोई व्यक्ति 365 दिन में, साल भर में कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 दिन में 183 दिन काम पे नहीं होता है। कितना? 183। एनुअल में 183 दिन, साल भर में कम से कम उसे कितना दिन चाहिए? 183 दिन काम पे नहीं रहता, तो उसे बेरोजगार है। If a person does not get productive work at least for 183 days, he is called unemployment. उसे क्या कहेंगे? बेरोजगार। जब कोई व्यक्ति साल भर में 183 दिन रोजगार पे ना हो तो उसे बेरोजगार है। साल भर में कितना चाहिए उसको? 183 दिन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बताएं भाई। तब भी 183 लिमिट, तो 183 वो 182 नहीं करेंगे वहां पर, इतना लिमिट आपको लिखा जा रहा, फिर वही आ रहा है। हाँ बात, और 365 किया तब भी वही बात आई। तो 183 दिन का वो कॉन्सेप्ट है, तो 183 दिन का। अब आपको लिखना है जो बेसिक आपका क्वेश्चन है, बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यही क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा आते हैं। बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सामान्य रूप से जो बेरोजगारी है उसको दो क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। एक को हम कहते हैं ग्रामीण बेरोजगारी और दूसरे को हम कहते हैं शहरी बेरोजगारी। अब दोनों बेरोजगारी की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। शहरी बेरोजगारी की अलग अपनी परिभाषा है, शहरी बेरोजगारी की अलग अपनी विशेषता है और ग्रामीण बेरोजगारी की अलग। ठीक है, अब ग्रामीण बेरोजगारी क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रमुख आपका है कि कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी। ये ग्रामीण गांव में रोजगार का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो क्या है? कृषि। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन सी होगी? नंबर 1 पर लिखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में लिखा है, पहले बांट दीजिए बेरोजगारी के प्रकार में ग्रामीण और शहरी। अब ग्रामीण में सबसे पहले नंबर 1 पर आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। डिसयूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो यही। बार बार आपसे क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी बेरोजगारी? देखिएगा, हेडिंग डाल दीजिए इसको, प्रच्छन्न बेरोजगारी। थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलेंगे ताकि आपके दिमाग में आए।
ग्रामीण क्षेत्र की वह बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र की वह बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति के पास कुछ दिन रोजगार रहता है और कुछ दिन नहीं। ग्रामीण क्षेत्र की वह बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति के पास कुछ दिन रोजगार रहता है और कुछ दिन नहीं, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी में, प्रच्छन्न बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति भी रोजगार में लगे होते हैं। अर्थात व्यक्ति की उत्पादकता कम होती है। अर्थात व्यक्ति की उत्पादकता कम होती है। यानी क्या मतलब है समझिए। अब इसे इसको समझिए बड़े आसान शब्द में, जो वास्तव में गांव में होता है। भाई अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, पहले क्या होगा, मान लीजिए गांव में पिताजी खेत में काम करने गए। अब पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, बड़ा लड़का सुबह चाय नाश्ता लेके पहुंच गया। वो चाय नाश्ता दे, थोड़ा बात ना करें भाई, आपसे थोड़ी देर शांति सौहार्द बनाए रखें, फिर उसके बाद आप पिताजी खेत में काम करने गए, बड़ा लड़का सुबह चाय नाश्ता देने गया, चाय नाश्ता दे करके वापस आ गया, बड़े लड़के का काम खत्म। अब दिन भर वो खाली है। दोपहर में दूसरा लड़का खाना देने गया, उसका भी काम खत्म। सुबह भी खाली था, शाम को भी खाली है। शाम को 4 बजे तीसरा लड़का चबैना देने गया, उसका भी काम खत्म। काम में 4 लोग हैं, लेकिन उत्पादक कार्य 3 लोग का काम अनुत्पादक। गांव में यही होता है। दूसरी बात सोचिए, पिताजी भी रोज तो खेत में काम करेंगे नहीं। जिस दिन निराई करना हुआ निरा के चले आए, 1 हफ्ता खाली। सिंचाई करना है, सिंचाई कर दिए, 2 हफ्ता खाली। गुड़ाई करना है, गुड़ाई करवा दिए, 3 हफ्ता खाली। यही तो होता है ना। तो इसी को कहते हो आप प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक लाइन में आपसे क्वेश्चन आएगा, कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी किस रूप में जानी जाती है? क्या दिखाओगे आप? प्रच्छन्न बेरोजगारी। बस सीधी सी बात। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी होती है? जी, किसमें? हाँ, छिपी हुई बेरोजगारी। इसी को कभी मैं लिखा नहीं जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं? छिपी हुई। लिख लीजिएगा। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो होती तो है मगर दिखाई नहीं। होती तो है मगर दिखती नहीं। अब भाई किसान को कौन कहेगा कि आप बेरोजगार हो? कोई सरकार, कोई भी प्रशासन, कोई भी आप कह के दिखा दीजिए आप बेरोजगार हो। अभी देखिए हंगामा मच जाएगा, किसान को क्या समझ रखे हो? ऐसा होगा कि नहीं होगा? चलिए बात करते हैं। अब दूसरा लिखिए, चक्रीय बेरोजगारी, सर्कुलर अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी दूसरा है। हाँ, चक्रीय बेरोजगारी। जो चक्रीय बेरोजगारी है, ये क्या होता है? इसे मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी। अब क्या है भाई?
मौसमी बेरोजगारी हमारे त्योहार, हमारे महोत्सव, हमारे अनुष्ठान या सीजन के अनुसार होता है। जैसे अब आप सड़क पर देखेंगे ठंडियाँ आ रही हैं तो दो व्यापारी एक्टिव, कपड़ा बेचना, एक मूंगफली वाले, एक अंडा वाले, खूब एक्टिव हो जाएंगे, पूरी सड़क आपको मिल जाएगी। गर्मियाँ आते ही गन्ने का जूस वाले, मतलब ये क्या हुआ, सीजनल। अब इसमें आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि वही व्यक्ति दूसरे रोजगार में आ रहा है, लेकिन रोजगार बदल रहा है। अब इसी तरह दूसरी पे जो वास्तविकता है, चीनी मिल है, भारत का कोई भी चीनी मिल हो मुश्किल से 6 से 7 महीने तक काम होता है उसमें, मैक्सिमम प्रोडक्शन 4 से 5 महीना होता है। 5 महीना काम हुआ, 7 महीना खाली है कि नहीं खाली है। अब 5 महीना उन्हें डबल वेतन मिलता है और बाकी 7 महीने उन्हें आधा वेतन मिलता है। जो लोग ऐसे कर्मचारी काम करते चीनी मिल में, तो वो चक्रीय बेरोजगार कहलाए कि नहीं कहलाए। ऐसे कपास के उत्पादन में, ऐसे जूट के प्रोडक्शन में, ऐसे हर हालत में, तो इन्हें हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। लिख लीजिएगा क्या इसमें व्यक्ति कुछ समय तक रोजगार में रहता है और शेष समय खाली रहता है। In this type of unemployment, person is employed for a particular period. After that, he is free. ठीक है, इसमें व्यक्ति कुछ समय तक रोजगार में रहता है और शेष समय खाली रहता है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अलावा भी और भी प्रकार की गरीबी आई जाती है, बेरोजगारी, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन नहीं है तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए शहरी बेरोजगारी, जहाँ से क्वेश्चन आए डायरेक्टली वही पढ़िए, बाकी ज़्यादा लिखाने पढ़ाने से मतलब नहीं है। चक्री बेटा ये है कि वो हाँ वही बता रहा हूँ, चक्री फैक्ट्री वाला हो जाएगा बेसिकली क्या होगा, फैक्ट्री वाला कुछ दिन रोजगार में है, कुछ दिन बाकी खाली हो गया। और प्रच्छन्न में क्या है कि बेरोजगारी है मगर दिख नहीं रही है, क्योंकि कुछ सब लोग काम में जुटे हुए हैं। अब पता चला कि धान उड़ाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो कोई बटोर रहा, कोई समेट रहा, कोई किनारे कर रहा, सब लोग लगे हुए उसी में, और उनके काम बेसिकली एक का था वहाँ पर। तो ये है प्रच्छन्न। और उसमें क्या है कि भाई चीनी मिल का उत्पादन चल रहा है तो वहाँ पर रोजगार लगा हुआ है, फैक्ट्री बंद हो गई और कुछ दिन तक खाली है, ये हो गया। अब देखिए शहरी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी में सबसे पहला लिखिए शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति बेरोजगार है जो शिक्षित है, क्योंकि शिक्षित रोजगार की संख्या सीमित है। इन दिस मेथड those persons are unemployed they are educated because there is limited number of educated employees। भाई अब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपका दिए मुझे केवल आईएएस बनना है, तो आईएएस की संख्या भारत में सीमित है, साल भर में 1000, 1200, फॉर्म भरने वाले लोग 5 लाख, फॉर्म भरने वाले 5 लाख, तो 4,99,000 लोग तो बेरोजगार होंगे, निकाले जाएंगे। यानी अंदर कम बाहर ज्यादा। अब आपको तो नहीं साहब खाली आईएएस का ही फॉर्म भरेंगे, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, मगर भर नहीं। पीसीएस की बात कर लीजिए, वैकेंसी 300, 400, 500, 600 आ रही है हर प्रदेश की, फॉर्म भरने वालों की संख्या 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख।
यहाँ भी वही कहानी है। अभी कांस्टेबल की वैकेंसी आई, वैकेंसी 50,000-60,000, फार्म की संख्या 35 लाख। वास्तविकता भाई आप लोग सब जानते हो, ऐसी थोड़ी कि आप लोग नहीं जानते। तो इसी को आप क्या कहोगे? शिक्षित बेरोजगार। अगला लिखिए, संरचनात्मक बेरोजगार, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिएगा, दीर्घकालिक प्रवृत्ति की संरचना, दीर्घकालिक प्रवृत्ति की संरचना पूंजी और श्रम की बहुलता के कारण उत्पन्न बेरोजगारी तथा उद्योगों में हुए संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। यानी दो तरह की बात यहां पर करेंगे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में जो बात करेंगे वो आप दो तरह से बात करेंगे। भाई एक तो पूंजी की आवश्यकता बढ़ रही है, श्रम की आवश्यकता बढ़ रही है, या श्रम की उपलब्धता हो रही है, या उत्पादन स्तर बदल रहा है। और दूसरे स्तर पर क्या करेंगे? तकनीकी परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है। अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है तो इससे भी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अब जैसे बात सिंपल बात समझिएगा, सामान्य लोग मान लेते हैं कोई एक प्रौद्योगिकी के जानकार हो गए, कंप्यूटर के सामान्य जानकार हो गए, नौकरी में आ गए। और कल भी आ जाए कि कोई नई सॉफ्टवेयर आ जाए, अब ये सॉफ्टवेयर जिसको आएगा उसी को नौकरी मिलेगी, तो बाकी लोग हट जाएंगे। तो ये क्या हो गया? तकनीकी परिवर्तन। इसी को आप क्या कहोगे? संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बार बार आपके यूपीपीसीएस में और आईएएस में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। यानी उद्योगों की संरचना में परिवर्तन, इसी को आप क्या कहोगे? संरचनात्मक। अगला लिखिए, हर्षात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लिख दे रहा हूं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षणात्मक, घर्षण से बना है घर्षणात्मक। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है। मांग और पूर्ति में अंतराल के दबाव में उत्पन्न बेरोजगारी, मांग और पूर्ति के दबाव में उत्पन्न बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट ओरिजिनेट्स ड्यू टू गैप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब जरा समझिए, अर्थव्यवस्था का ये नियम होता है कि मांग और पूर्ति क्या हो? मांग और पूर्ति जब बराबर होगी अर्थव्यवस्था संतुलित है। अच्छा, मांग और पूर्ति को बराबर किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, ठीक? हाँ, सही कर रहे हो। अगर मांग ज्यादा हो,
एक तो क्या होगा कि उत्पादन बढ़ा दीजिए, यस सर। बराबर हो गया। और अगर उत्पादन ना बढ़ा पाइए तो कीमत बढ़ा दीजिए, रेट बढ़ा दीजिए। तो ये मांग और पूर्ति को बराबर करने के लिए दो आपके पास, या तो मांग बढ़ा तो उत्पादन बढ़ा दीजिए, और अगर सीमित समय में उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो क्या बढ़ा दीजिए, तो कीमत उसका बढ़ ही जाता है। ये एक निश्चित सा सिद्धांत है कि उसका कीमत बढ़ता ही। अब जरा दूसरी ओर से हमने कहा कि उत्पादन बढ़ा दिया। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपने उत्पादन बढ़ा दिया, पूर्ति बढ़ गई और मांग, अब क्या करोगे? उत्पादन बंद करोगे तो बाकी लोग बेरोजगार। इसी को आप क्या कहते हो? घर्षणात्मक। ये संरचनात्मक और घर्षणात्मक जो हमने आपको दिखाया है, सबसे ज्यादा बार यही दोनों क्वेश्चन आता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है और दूसरा तो क्या आता है, घर्षणात्मक। दूसरी ओर ध्यान दीजिएगा, चक्रीय बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में भी पाया जाता है, यानी ये एक ऐसी बेरोजगारी है जो शहरी और ग्रामीण। यहां भी लिख दीजिएगा चक्रीय बेरोजगारी, खाली हेडिंग लिखना, बाकी अब इसके बाद समझिएगा थोड़ा सा, एक कॉन्सेप्ट आता है, केवल कॉन्सेप्ट है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका कोई मतलब नहीं। खुली बेरोजगारी, बंद बेरोजगारी, जैसे छिपी हुई तो अलग बात है, वो समथिंग अलग कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ से क्वेश्चन आता है कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, ये क्वेश्चन आपसे आता है। खुली हुई मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से बाहर है, पूरी अर्थव्यवस्था में फैली हुई है, हर जगह प्राप्त है। और बंद का मतलब कुछ एरिया में है, कुछ एरिया में। जैसे आप भारत में करीब बम्बई में बहुत रोजगार है, बस्ती में बहुत कम है। इससे क्या होता है, बस्ती के लोग जाते नहीं जाते यहाँ से लोग, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तमाम जा रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ से जम्मू कश्मीर तक नौकरी करने चले गए। हमको एक बार एक व्यक्ति मिल गए पहलगाम में, वहाँ छोला कुलचा बेच रहे थे। हमने कहा भाई साहब कहाँ से हो? कहीं यूपी से। हमने कहा यूपी का, कहीं बस्ती से। बहुत दूर आप चले गए, चला दोस्त चले आए, हम भी चले गए, बहुत बढ़िया। रोजगार की तलाश, नौकरी की तलाश, आप कहीं भी चले गए। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे आएगा कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। लगा दीजिए, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। अब कुछ नहीं जितना लिखा है उतने से आपको क्वेश्चन 100% मिल जाएगा, उससे बाहर नहीं है। बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। अब यहाँ पर फिर वही आएगा कि व्यक्तिगत प्रयास और संस्थागत प्रयास और सरकारी प्रयास, तीनों स्तर पे आप दूर करने जाओगे। और लिखना आपको क्या है कि भाई कैसे क्या सरकार का, क्योंकि वहाँ से आपको एग्जैक्ट प्री का क्वेश्चन भी बनेगा और वहाँ से आपको बेस मिलेगा। तो सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या प्रयास करे? देखिएगा लीजिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाना है, बाकी तो सब इंडिविजुअल वाला आपको समझ में आएगी। तो पहला काम क्या कर रही है? तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। सरकार कर रही कि नहीं कर रही भाई? ठीक, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, पहला काम कर रही सरकार। दूसरा काम देखिए, कौशल विकास मिशन, ये भी तो आपका है। अब कितना प्रभावी है, कितना वो लागू हो चुका है, कितना उसका अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ठीक है, सरकार का प्रयास है तो आपको लिखने कितना है।
कौशल विकास मिशन। तीसरे नंबर पर लिखिए मनरेगा, ये भी तो रोजगार का एक माध्यम है। अच्छा, मनरेगा का पहले नाम क्या था? नरेगा। कब से ये लागू हुआ था? 2005 सॉरी सर, 2005। 2009 में इसका नाम चेंज करके चेंज हुआ मनरेगा रखा गया था। तो आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं, ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से। यस सर, 2005 में इसका नियम पारित हुआ था। कहे आपने बताया 2005। अरे तो 5 वही क्यों 5 सर? अरे तब नहीं, सीधा सा क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप पट से यहाँ से गलत करके चले आओ, क्योंकि पहला आपसे 2005 ही लिखा रहेगा। ये बार बार रिपीट का आया हुआ क्वेश्चन है, तभी मैंने पूछा भी आपको कितने किलो से लागू हुआ था बताइए। शुरुआत में सबसे पहले साल कितने किलो से लागू हुआ था? 100 डिस्ट्रिक्ट नहीं था, 100 डेज का काम था। सबसे पहले साल 200 किलो से, यस सर। दूसरे साल 330 किलो से, तीसरे साल सभी। देखिए, जो याद करिए, जो आप पढ़िए, बिल्कुल एग्जैक्ट क्रिस्टल की तरह क्लियर, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, समझे? बहुत एकदम स्पष्ट होकर के पढ़िए। और एक अनुरोध मैं आप लोगों से करूंगा, आप एक किताब खरीद लीजिएगा, उसमें से बहुत सारी बातें हम भी पढ़ाएंगे, और भी टीचर आपको आएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, सब भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है, तो उसका एक विकल्प है कि एक छोटी सी मैगजीन आपको जरूर, कार्यक्रम, योजनाएं और नीतियाँ, किसी भी पब्लिकेशन की जो भी मार्केट में आपको आती हो, तो वो किताब जरूर। कार्यक्रम, योजनाएं और नीतियाँ, राष्ट्रीय नीतियाँ, प्रदेश की नीतियाँ, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। और बहुत सारे कार्यक्रम जो आपके हैं, उनको आपको जानना जरूरी होगा। इनको जब आप पढ़ोगे इस किताब को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बाकी तो लिखाया जाता है, हम लोग बताएंगे, पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल काम करेंगे, लेकिन फिर भी एक किताब अगर आपके पास ये रहती है तो बहुत अच्छा रहता है, इससे क्वेश्चन आपको अच्छा करना है। ठीक है, चलिए। तो आपका पहला मैंने आपको बताया मनरेगा हो गया। इसके अलावा क्या देखिए, अब और क्या कार्यक्रम है जो रोजगार से संबंधित भाई भारत सरकार कर रही है या प्रदेश सरकार कर रही है? इसके अलावा बताइए भाई। अभी रिसेंटली एक कार्यक्रम शुरू हुआ है पीएम विश्वकर्मा, 2023 से, लिख लीजिएगा पीएम विश्वकर्मा। श्रमेव जयते, ये भी एक कार्यक्रम शुरू किया था भारत सरकार ने। मेक इन इंडिया, ये भी एक कार्यक्रम शुरू किया था भारत सरकार ने। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है भारत सरकार ने इसके लिए आपको लागू किया। अब इसको दूसरी ओर बता जाइए, एक दूसरे एंगल से चलते, थोड़ा परंपरा के दृष्टिकोण में आ जाते हैं। थोड़ा समझिएगा भाई, 5 मिनट का समय आपसे लेंगे, केवल कुछ मतलब। भारत में गरीबी उन्मूलन का जो प्रयास शुरू हुआ था सरकारी तौर पर, उससे एक क्वेश्चन और आता है, उसको इससे मैं लिंक करके आपको यहाँ पर फिर से बता आता है क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया राजनीतिक तौर पर? तो राजनीतिक तौर पे इंदिरा गांधी जी ने चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा, सरकारी द्वारा या सरकार द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया पहली बार? तो आता है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, गरीबी हटाओ का कार्यक्रम भारत सरकार ने कब पहली बार लागू किया? तो वो जो ये कार्यक्रम था गरीबी हटाओ का, उसे आप कहते हो IRDP। अभी इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, योजनाओं का क्रम बनाना था, ये क्वेश्चन आया था IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो IRDP को भारत सरकार ने जो सबसे पहली बार शुरू किया था वो 1979 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1979। इसके पहले उसने काम के बदले अनाज योजना शुरू किया था, वो शायद 1973 था।
जो गांव में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कार्यक्रम था वो आपका था IRDP। तो 1979 में इसको शुरू किया गया था। और ये क्वेश्चन आता है कि इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। चलिए आप लोग कैलकुलेट करके मुझे 1 मिनट का समय ले लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि 79 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। हमारे पास है नहीं तो मैं इनाम घोषित कर देता कि बताने वाले को एक चॉकलेट इनाम दिया जाए। छठवां सर। छठा। यस सर। चलिए आपका जवाब छठा है। आपका और किसी का? 5वीं। चलिए 5वीं जवाब हो गया। छठी और कोई 5वीं 6वीं के अलावा किसी का जवाब? तो दोनों गलत है। इस समय चक्रीय योजना था, रोलिंग प्लान था। 1978 से 1980 के बीच में रोलिंग प्लान था इंडिया में। इसीलिए क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है, लोग यही गलत करके चले जाते हैं, जोड़ते घटाते बहुत है, चौथा पांचवा में पांचवा छठवां लगा करके चले जाते हैं। और ना पांचवा होता है ना कौन सा होता है? चक्रीय रोलिंग प्लान। तो 1979 में जब ये लागू होता है तो चक्रीय योजना होती है। 1980 में इसे पूरे भारत में लागू किया जाता है। 1980 में इसे पूरे भारत में लागू किया जाता है, तब ये कहलाता है पूरे भारत में लागू। तो अगर कभी ये क्वेश्चन जब आया है UPPCS में कई बार आया है हम लोगों के समय में कि IRDP कार्यक्रम यानी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूरे भारत में किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया, तब जाकर के आप बात करोगे कि 1980 में छठी पंचवर्षीय। ये सब चीज़ें आपको बड़े एग्जैक्टली याद है। यहीं पर लोगों में कंफ्यूजन होता है और यही लोग समझ नहीं पाते। जल्दबाजी करके जब आप पढ़ाई करोगे, जल्दबाजी करके जब आप याद करोगे तो नहीं कर पाओगे। बड़े प्रैक्टिकल होकर के, सारगर्भित होकर के आप करेंगे, बहुत तब क्लियर कर पाएंगे। आप क्रिस्टल की तरह क्लियर होना मांगता है इकोनॉमी, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने कहा कि समझिए ऐसा और डीप करके आप ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन वहाँ ना है। ठीक है, चलिए आज इतना रहने देते हैं, बाकी कल।